हेलो दोस्तों। यह न्यूज अब आप तक पहुंच चुकी होगी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इसे भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी कहा जा रहा है और यह यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलेगी, यानी इम्फाल से मुंबई तक। इम्फाल में यह 14 जनवरी को शुरू होगी और 20 मार्च मुंबई तक पहुंचेगी। यह जो यात्रा होगी, यह अधिकांश यात्रा की दूरी जो बसों से तय की जाएगी। पिछले जो भारत जोड़ो यात्रा था, जिसका कि द्वितीय संस्करण कहा जा रहा है, उस समय पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चली गई थी और यह 6200 किलोमीटर की जो दूरी होगी सामाजिक न्याय यात्रा में, वो बसों से अधिकांश दूरी तय की जाएगी और बीच बीच में कहीं कहीं पैदल भी चलेंगे। इसका ये पूरी प्लान आना बाकी है, फिर इस पर मैं बातें आपसे करूँगा। इस सामाजिक न्याय यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, ये मणिपुर से यानी पूर्व से पश्चिम महाराष्ट्र तक बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी। यह महत्वपूर्ण है, जो पॉइंट उभर कर सामने आ रही है कि एक पहला पॉइंट है ये कि मणिपुर से शुरू होगी, फिर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल से होकर प्रवेश करेगी, फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर चली जाएगी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में आकर डीएन होगी। यानी इसमें तमाम बड़े राज्य, उत्तर भारत के वो सारे राज्य हैं जिसे हम हिंदी पट्टी के रूप में भी जानते हैं और जहाँ जो बीजेपी का गढ़ है। ये जो उत्तर भारत का जो राज्य है, यह बीजेपी का गढ़ है। ये जो हिंदी पट्टी का राज्य बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी की अधिकांश सीटें इन्हीं राज्यों से हैं। अब यहाँ सवाल यह उत्पन्न होता है कि यह जो यात्रा, जो सामाजिक न्याय की यात्रा चालू होगी राहुल गांधी जी की, यह यात्रा कितना प्रभावित करेगी भारतीय राजनीति को और लोकसभा चुनाव 2024 को। हालांकि कांग्रेस ने इस पर इनकार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता को जैसा मैं सुना, तो उन्होंने इनकार किया है कि ये लोकसभा 2024 के चुनाव से इसे कोई लेना देना है। तो ये तो खैर उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कहीं न कहीं इंटरनली देखा जाए तो कहीं न कहीं एक राजनीतिक रूप से यह निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। यह जो यात्रा चालू होगी सब हिंदी पट्टी के राज्यों से, यह महत्वपूर्ण हिंदी पट्टी के राज्यों से। पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई थी तो दक्षिण से उत्तर की ओर हुई थी। उस समय अक्सर ये आरोप लगाए गए थे कि उत्तर प्रदेश छूट गया, बिहार छूट रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों के लिए ही यात्रा हुई थी भारत जोड़ो यात्रा में। नॉर्थ ईस्ट छूट गया, क्या उत्तर पूर्वी भारत, कांग्रेस उत्तर पूर्वी भारत को भारत का हिस्सा नहीं मानती है? उत्तर पूर्वी भारत के साथ सौतेला व्यवहार को कई तरह के सवाल उठाए गए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी राहुल गांधी जी कोई स्टेप लेते हैं, जब भी कांग्रेस कोई स्टेप लेती है, जब भी विपक्ष कोई स्टेप लेती है, तो बीजेपी के तरफ से तमाम तरह के सवालों के बौछार कर दिए जाते हैं और उसमें ताल सुर मिलाते हैं आज की मेन स्ट्रीम मीडिया भी उस बीजेपी के जो व्यू है उस व्यू को ताल सुर मिलाती है। फिर उस पर लग जाते हैं आईटी सेल भी ताल सुर मिलाते हैं। फिर इस तमाम ताल सुरों के बीच फिर प्रोपगेंडा और कुछ न कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, कुछ न कुछ प्रोपगेंडा सेट करने की कोशिश की जाती है और इस प्रोपगेंडा के द्वारा इस राहुल गांधी जी के स्टेप या कांग्रेस के स्टेप या इनके यात्राओं को या इनका जो भी राजनीतिक स्टेप होता है उसको महत्वहीन करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा, सामाजिक न्याय यात्रा के शुरुआत की होते ही, घोषणा होते ही, बात निकलते ही इस पर भी यह प्रक्रिया चालू हो गई। तो सामाजिक न्याय यात्रा के तहत इन तमाम राज्यों से जो गुजरेगी, वहाँ राहुल गांधी और कांग्रेस के समक्ष में कई चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती है इन प्रोपगेंडाओं से निपटना। मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहीं न कहीं इनकी यात्राओं के उद्देश्य को भटकाने की कोशिश करेगी, उनमें बदलाव लाने की कोशिश करेगी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी, इस यात्रा को महत्वहीन करने की कोशिश करेगी। उससे कैसे पार पाती है कांग्रेस, उससे कैसे पार पाते हैं राहुल गांधी, यह हमें देखना होगा। दूसरी, यह सामाजिक न्याय यात्रा, इसे न्याय नाम दिया गया, मणिपुर से शुरू हो रहा है। यानी मणिपुर कहीं न कहीं प्रतीकात्मक रूप से एक महत्वपूर्ण, अभी कहीं न कहीं इस प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं न कहीं मणिपुर में जो तमाम तरह की हिंसाएं हुई, दो जनजातियों के बीच जिस प्रकार की संघर्ष चला वहाँ पे, कुकी और मिताई जनजाति, और जिस प्रकार की वहाँ पर महिलाओं के साथ जो भी समस्याएं सामने आई, जो भी अत्याचार, जो भी चीज़ें सामने आई, कहीं न कहीं इस संदेश देना चाह रहे हैं कि एक मणिपुर के लोगों को न्याय और उसके बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई, जिस प्रकार की कहा गया कांग्रेस ने कि सामाजिक न्याय यानी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और समानता के हक को लेकर लड़ाई, यानी मणिपुर के न्याय से यात्रा जब शुरू होगी तो क्या न्याय, तो मणिपुर के लोगों को न्याय, संसद से निलंबित सांसदों को न्याय, विपक्ष की आवाज को दबाने के विरुद्ध न्याय, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को कहीं न कहीं कमजोर करने के विरुद्ध न्याय, कहीं के विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न लोग, धर्म के लोग, समूह के लोग, संप्रदाय के लोग जो आपस में सौहार्द के रूप में रहते थे, उनके लिए न्याय,
बेरोजगारों को न्याय, तो न्याय कई स्तरों पे, लोगों की मिनिमम आय, जिस प्रकार की गरीबी की संख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार कहा जा रहा है कि 80 करोड़ गरीबों को सरकार मदद दे रही है, राशन या अन्य प्रकार की मदद, तो यहाँ पर है कि उनके जीवन स्तर कैसे बढ़े, उन्हें सामाजिक आर्थिक न्याय कैसे मिले, वो भी समानता, जो आर्थिक असमानताएं बढ़ रही है भारत में, लगातार आर्थिक असमानता की खाई जो बढ़ रही है, वो कैसे पटा जाए। तो कहीं न कहीं सामाजिक आर्थिक न्याय यानी कि लोगों की एक मिनिमम आय हो, उन्हें रोजगार मिले, उनका जीवन स्तर अच्छा, उनका अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, कई स्तरों पर न्याय की बातें हो रही है। और जिस प्रकार से अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार गाइडलाइन दिया था कि चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा प्रधानमंत्री और तीसरा विपक्ष का नेता, तीनों मिलकर तय करेंगे कि कौन चुनाव आयुक्त बनेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे। जिस प्रकार संसद में बिल लाकर इस सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के से अलग जाकर इस बिल को बनाएगा, जिसमें कि संभवतः सरकार, जिसमें सरकार के एक मंत्री कोई प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ना तो कोई बड़ी पार्टी के नेता, और अगर पैनल में ये 3 सदस्य नहीं भी हों तो भी नियुक्ति कर सकती है, किया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो ये पूरा जो नया बिल आया है, उस बिल से यही दिख रहा है कि कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल की जो पार्टी है, सत्तारूढ़ दल है, उनकी कहीं न कहीं पकड़ चुनाव आयोग पर बढ़ेगी, कहीं न कहीं ये लग रहा है। और कहीं न कहीं विपक्ष का ये आरोप है कि इससे पूरी चुनाव प्रणाली निष्पक्ष उस तरह से नहीं रहा जाएगा जैसा पहले रहा करता था। तो कहीं न कहीं विपक्ष ने और कई एक्सपर्ट ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया। खैर ये तो जो होगा आगे हम लोग देखेंगे कि इस पर क्या बातें हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो भारत जो न्याय यात्रा है, यह न्याय यात्रा कहीं न कहीं जो शुरू हो रही है, निश्चित रूप से बीजेपी में खलबली मची हुई है। कहीं न कहीं इन लोग बाहर से नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कहीं न कहीं लगता है जैसे बीजेपी तनाव में है। और 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जो कि कहीं न कहीं एक राजनीतिक दल उस उद्घाटन में हावी हो रही है, क्योंकि धर्म, हमारा संविधान कहता है कि धर्म निजी आस्था का विषय वस्तु है। सभी लोगों को भारत में अपने धर्म को मानने की, उसे भरण पोषण करने की, उसे आगे बढ़ाने की आज़ादी है। तो निश्चित रूप से सभी धर्मों को आज़ादी है। तो लेकिन ये धर्म के कार्य में सरकार कहीं न कहीं सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार अपनाएंगे, इस तरह से संविधान में बातें कही गई है। आर्टिकल 24, 25, 26। तो हम लोग चीज़ों को बातें कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि 25 से शुरू होती है। तो अब आगे क्या होगा, ये राम मंदिर के केंद्र में जिस प्रकार से कि प्रधानमंत्री जी को ले आया गया है, जिस प्रकार की बीजेपी उसको हाईजैक कर रही है, उसको उद्घाटन को, जिस प्रकार उस पर बातें हो रही है, तो यह किस हद तक 2024 के चुनाव में बीजेपी को लाभ देगा और किस हद तक सामाजिक न्याय की यात्रा बीजेपी किस एडवांटेज को काट पाएगी, या सामाजिक न्याय की यात्रा जो राहुल गांधी चल रही है, क्या बीजेपी में इसको लेकर हड़बड़ाहट है, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। और निश्चित रूप से यह यात्रा प्रभावित करेगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से गुजरी है, वहाँ पर दक्षिण भारत में हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी का सफाया हो चुका है। और दक्षिण भारत में जिस प्रकार से और आगे जिन क्षेत्रों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इंटरनली बूस्टअप हुई है, राहुल गांधी का एक इमेज बिल्डिंग हुआ है, और सामाजिक न्याय यात्रा निश्चित रूप से पॉजिटिवली प्रभावित करेगा कांग्रेस को। लेकिन यह देखना होगा कि सामाजिक न्याय यात्रा के साथ साथ कांग्रेस को यह भी देखना होगा कि वो इंडिया अलायंस को कैसे इससे जोड़ती है, किस प्रकार साथ लेकर चलती है। और अभी लोकसभा 2024 में अगर कहीं न कहीं एनडीए के खिलाफ अगर उतरना है, तो इंडिया अलायंस को मजबूत करना होगा, सभी सहयोगों में समन्वय करना होगा, और क्षेत्रीय दल हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को कहीं न कहीं बड़ा दिल भी दिखाना होगा, और कहीं न कहीं दोनों में समन्वय। और जिस प्रकार से बातें आ रही हैं कि इंडिया अलायंस में इंटरनली सब कुछ लगभग पॉजिटिवली तय हो रहा है, सकारात्मक है सब कुछ, और सीटों के बंटवारे को लेकर ही बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में नहीं है, सीटों के बंटवारे को लेकर भी बहुत कुछ पॉजिटिव है इंटरनली जो आ रही है। अभी तो बाहर नहीं आ रही है क्या बात हो रही है, लेकिन इंटरनली निश्चित रूप से पॉजिटिव है इंडिया अलायंस का रुख। तो इस भी सामाजिक न्याय यात्रा के तहत जो राहुल गांधी जी निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, न्याय की बातें करेंगे, और उसके बाद वो जिन जिन मुद्दों को उठाएंगे सामाजिक न्याय यात्रा में, निश्चित रूप से वो सारे मुद्दे लोकसभा 2024 में वो मुद्दे बनेंगे। अब यह देखना है कि एक तरफ राम मंदिर की जो स्थापना हो रही है, निश्चित रूप से मैं भी हिंदू हूँ, और राम के प्रति जैसे सभी हिंदू का आस्था है, मुझे भी आस्था है, और मैं इसे राम के प्रति जो मेरी आस्था है वो निजी आस्था है, वो मैं इसे विशुद्ध निजी मानता हूं, और किसी भी धर्म के प्रति मेरी आस्था वो निजी ही रहनी चाहिए, उसे राजनीतिक केंद्र में नहीं लाया जाना चाहिए। तो राम सब जगह है,
राम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, राम किसी राजनीतिक दल के नहीं है। और ये अभी हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि नेहरू के काल में भी अयोध्या को लेकर सकारात्मक रहा है रुख, ताला राजीव गांधी के काल में भी सकारात्मक रहा है, और नरसिम्हा राव सरकार के काल में भी सकारात्मक रहा है। तो कहीं न कहीं अयोध्या को लेकर कांग्रेस का एक स्पष्ट जो कहीं न कहीं पॉजिटिव और सकारात्मक रुख रहा है कांग्रेस का। लेकिन अभी वर्तमान में भाजपा कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को इससे अलग रखा जाए, कहीं न कहीं कांग्रेस को इसके अगेंस्ट बताया जाए। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस को भी ज़रूरत है कि इन चीज़ों को कैसे निपटे, क्या रणनीति बनाए और पॉजिटिवली कैसे बातों को रखे। किस प्रकार राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जिस प्रकार पॉजिटिव सब चीज़ सारा चीज़ रहा, किस प्रकार उन्होंने बैलेंस होके भारत के संविधान के अनुसार ही उन्होंने कार्य किया। तो यह देखना है कि कैसे राम मंदिर का जो मुद्दा जो हावी हो रही है, इसे बैठाने की कोशिश हो रही है, मीडिया रंगा हुआ है, अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिस प्रकार ये चीज़ें हो रही हैं उसका क्या काट खोजती है इंडिया अलायंस, क्या काट खोजते हैं राहुल गांधी, क्या काट खोजती है कांग्रेस, और यह सामाजिक न्याय यात्रा किस प्रकार लोकसभा चुनाव 2024 के एजेंडे को बदलती है, किस प्रकार उसे प्रभावित करती है। लेकिन इतना तय है कि यह यात्रा जब चलेगी इम्फाल से लेकर मुंबई तक, उतना आसान नहीं होगी, कई बाधाएं होंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रोपेगेंडा झेलना होगा, कई तरह की बाधाएं होंगी, और इन बाधाओं को तोड़ते हुए कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे लोगों तक कनेक्टिविटी होगी, कैसे लोगों से संवाद स्थापित करेंगे, और किस प्रकार मुद्दे को वह लोकसभा 2024 चुनाव में सेट करेंगे। निश्चित रूप से कि अगर वर्तमान सरकार के खिलाफ कहीं असंतोष है, वर्तमान सरकार के खिलाफ अगर लोग हैं, या कहीं कि वर्तमान सरकार से कहीं नाराजगी है उनकी नीतियों को लेकर, तो यह भी देखना होगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी क्या विकल्प रखते हैं। आखिर लोगों को यह लगना चाहिए, आम लोगों को यह लगना चाहिए कि उन्हें क्या मिलेगा सरकार बदलने से। सरकार अगर बदलते हैं, कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है, तो उन्हें क्या मिलेगा। कहीं कि आम लोगों को इससे ही मतलब है। आम लोग बुद्धिजीवी या पॉलिटिशियन या जो सक्रिय लोग हैं उनकी तरह नहीं सोचते। आम लोगों को देखते कि उन्हें क्या मिलेगा, भाई कांग्रेस को मैं वोटिंग करूंगा तो उन्हें क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं ये आम लोग सोचते हैं। तो आम लोग को देखना कांग्रेस किस प्रकार अपने विजन को रख पाती है, किस प्रकार कांग्रेस यह बता पाती है आम लोगों को कि हम आपके लिए काम करेंगे, किस प्रकार जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय की लड़ाई, किस प्रकार समान भागीदारी की बात, किस प्रकार के मिनिमम आय की बात, किस प्रकार गरीबी उन्मूलन होगा, किसानों की बात, युवाओं की बात, महिलाओं की बात, बेरोजगारों की को दूरी करने की बात, किस प्रकार पुनः एक बार सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जरूरी हस्तक्षेप करना। तीव्र निजीकरण निश्चित रूप से आर्थिक असमानता को जन्म देगा, बेरोजगारी को जन्म देगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी को जन्म देगा और जॉब इनसिक्योरिटी को जन्म देगा। तो किस प्रकार तीव्र निजीकरण को ब्रेक लगाएगी, अब किस प्रकार पुनः एक बार किस प्रकार सार्वजनिक सेक्टर को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस को यह विकल्प रखना होगा कि विकल्प में क्या एजेंडा, क्योंकि सामने धर्म खड़ा है, और ये जो धर्म की जो राजनीति होती है वो एक इमोशनल पॉलिटिक्स होती है। वो प्रत्येक व्यक्ति के इमोशन को प्रभावित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म से, आस्था से कहीं न कहीं इमोशनली जुड़े होते हैं, वो विश्वास की चीज़ है। लेकिन धर्म को निजी आस्था का विषय वस्तु, उसे राजनीति के केंद्र में नहीं लाया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अब राजनीति के केंद्र में धर्म आ चुकी है, स्पष्ट रूप से दूसरा जो पक्ष है वह एक रास्ता अपना चुका है और उस अपने रास्ते पर, अपने एजेंडे पर वो अडिग है और उस ओर आगे बढ़ रहा है। और 2024 का चुनाव का 22 जनवरी के बाद ये तय हो जाएगा कि क्या एजेंडा बीजेपी का रहेगा। अब कांग्रेस को एजेंडा तय करना है, सामाजिक न्याय यात्रा में किस प्रकार राहुल जी यात्रा जो करेंगे उसमें क्या एजेंडा तय करेंगे, आम लोगों के लिए वो क्या करेंगे, आम लोगों के लिए किस प्रकार वो सामाजिक न्याय समानता की बात करेंगे, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से कैसे निपटेंगे, तीव्र निजीकरण को कैसे ब्रेक लगाएंगे, उनके पास क्या आर्थिक विजन होगा, कैसे लोगों के लिए काम करेंगे, कैसे ऐसी शासन प्रणाली स्थापित होगी जहां सबके लिए न्याय की गुंजाइश हो, सबके लिए समानता की गुंजाइश हो। निश्चित रूप से इस पहलू को रखना पड़ेगा और तभी बातें सामने आएंगी कि लोकसभा 2024 चुनाव का एजेंडा क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होगा और इस प्रकार कई पहलुओं पर हम लोग बात करते रहेंगे। आप हमारे YouTube मंच से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें और आगे हम लोग बातें करते रहेंगे कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर। हम लोग यह भी देखेंगे कि सामाजिक न्याय यात्रा का क्या काट खोजेगी बीजेपी, जातीय जनगणना का काट क्या खोजी बीजेपी ने, यह हम लोगों ने देखा।
जातीय जनगणना के प्रभाव को तोड़ने के लिए अलग अलग कास्ट के समीकरणों को बैठाकर वहाँ पर टिकट बांटे गए हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। और उसी प्रकार जो सीएम बनाया गया है वो भी ओबीसी से, कहीं एसटी से सीएम बनाया गया है। अब सिर्फ सीएम बना देने से इस एसटी समाज का, एससी समाज का, ओबीसी समाज का पूरा कायाकल्प हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीएम बनने से नहीं होगा, बल्कि ये जो समूह है, जो समाज के लोग हैं, जो कि आम लोग हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आने से ओबीसी एसटी एससी समाज का कायापलट होगा। तो यह देखना है कि जातीय जनगणना का जो खाट बीजेपी ने यूपी में, राजस्थान में और यूपी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में खोजा, जिस प्रकार सीएम की ताजपोशी हुई, हमको देखना है, हम लोगों को देखना होगा कि इसका किस प्रकार बीजेपी की इस रणनीति का जवाब कांग्रेस ढूंढती है और किस प्रकार सामाजिक न्याय यात्रा इसका जवाब देता है, किस प्रकार सामाजिक न्याय यात्रा एक एजेंडा तय करता है 2024 लोकसभा चुनाव का। आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के मन से, हम लोग कई मुद्दे पर बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।